एवरीवन, मैं हूँ आंचल और आज अध्याय 1 बातचीत चैप्टर है। इसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। तो इनका मैंने सब सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जितने हैं 5 अंक वाले 2 अंक वाले मैंने सब कुछ लेकर के आई हूँ और ये टोटल 30 क्वेश्चन होने वाले, 30 क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अभी मैंने 50 ऑब्जेक्टिव आप लोग के साथ जस्ट तुरंत शेयर करी हूँ और अभी आप लोग फटाफट ये कर लो और आपका चैप्टर पूरे अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप लोग ये क्लास पूरी लास्ट तक करोगे तो आपका एक भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नहीं छूटने वाला है। ना तो आपका 2 नंबर का छूटेगा, ना तो 1 नंबर का छूटेगा, ना ही 5 नंबर का छूटेगा। तो चलो फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। देखो यहाँ पे पहले मैं इसे थोड़ा जूम कर देती हूँ जिससे आप लोग को अच्छा हो पढ़ने में। तो अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। देखो क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, उत्तर में है यदि हमें वाक शक्ति बोलने की क्षमता मतलब नहीं ना होती तो ये पूरी सृष्टि गूंगी और शांत प्रतीत होती। सब लोग कोने में चुपचाप बैठे रहते हैं और मनुष्य अपने सुख दुख का अनुभव एक दूसरे से साझा नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सब आप लोग याद कर लो, आप लोग बना बना करके लिखोगे ना तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार थे, तो उनका विचार बोलना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के साक्षात्कार रूप का पहचान होता है, जबकि एडिसन का मानना है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही संभव है, तीसरे आते ही बात का रुख बदल जाता है। देखो बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप की साक्षात्कार होती है और एडिसन का मानना है असल बातचीत ही केवल सिर्फ 2 लोगों के व्यक्ति में ही मतलब 2 व्यक्तियों में ही होती है। सभी देखो सारे कवियों का मत अलग अलग होता है, हमें दोनों को ही पढ़ना है क्योंकि हमें एग्जाम में भाई अच्छा नंबर स्कोर करना है ना। अभी हमारा पॉइंट तो वो है कि हमें अच्छे से समझ लेना है और क्योंकि हमारा एग्जाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मतलब बोलने की कला कह सकते हो। ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक उत्कृष्ट कला है जो मुख्य रूप से यूरोप के लोगों में पाई जाती है। इसमें ऐसे चतुर प्रसंग पिरोए जाते हैं जिन्हें सुनकर कानों में अत्यंत सुख एवं आनंद प्राप्त होता है। चलो ये भी हो गया। इसमें हम मतलब देखो बातचीत जो हो गया, ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक कला है। जो कोई व्यक्ति अच्छे से बोलता है ना तो आप लोग उसकी पूरी मतलब आप उसी की पूरी बात सुन सकते हो, अंतिम तक रुक सकते हो। अगर वो अच्छे से ना बोले तो आप लोग मतलब उसे लगेगा भाई ये तो ऐसे ही बोल रहा है, तो ये भी एक कला है। अगर कोई व्यक्ति अच्छे से बोल रहा है ना तो ये भी एक कला ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या होता है। लेखक के अनुसार बातचीत का सबसे उत्तम तरीका स्वयं से बात करना। देखो इससे मनुष्य अपने क्रोध पर नियंत्रण रख पाता है और बिना किसी को ठेस पहुंचाए, यहाँ पे क्या लिखा है, आत्मचिंतन कर सकता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति खुद से बात करता है, अपने ऊपर टाइम स्पेंड करता है तो वो अपने बारे में सोचेगा ना। खुद से बात करोगे आप किसी और के बारे में सोचोगे क्या, अरे वो ऐसा करता है ऐसा करता है। देखो खुद से बात करना मतलब कि आप कुछ अच्छी बातें सोच रहे हो, अपने फ्यूचर के बारे में कुछ प्लानिंग कर रहे हो कि आप लोग 12th दोगे, 10th दोगे, उसके बाद क्या करोगे, ये सब हो गया खुद से अच्छे बातें करना। ठीक है, तो हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के, बालकृष्ण भट्ट जी हैं जो, रुक जाओ मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बालकृष्ण भट्ट जी किस युग के निबंधकार और हैं और उनका जन्म कब हुआ था। देखो ऑब्जेक्टिव से ही मिला करके 2 नंबर वाला बना देता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के भारतेंदु युग के महान निबंधकार है। इनका जन्म 23 जून 1844 को इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। देखो क्या हुआ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया और कितने वर्ष तक चली थी, तो भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया था। पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से प्रकाशित हुई और लगभग 33 वर्ष तक निरंतर चली थी। हमारे पास आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे है राम रमोवल का अर्थ क्या है। राम रमोवल का अर्थ क्या है, जब 4 या 4 से अधिक लोग आपस में मिलकर बात करते हैं तो उसे बातचीत का कोई निश्चित आधार नहीं रह जाता है। ऐसी औपचारिक या एवं निर्थक बातचीत को लेखक ने राम बोला कहा है। ठीक है, देखो तो 4 लोग बात करो तो नॉर्मल बातें हो जाती है ना, कोई भी वैसी सीरियस बातें ही नहीं रह जाती है। अब देखो बातचीत निबंध के माध्यम से लेखक क्या बतलाना चाहता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आप लोग से पूछ सकता है। तो जो लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं इस निबंध के माध्यम से बातचीत की विभिन्न शैलियों, मानव जीवन के संवाद के महत्व तथा आत्मवार्तालाप की कला को समझाना चाहता है। तो हमारे लेखक ने कितनी अच्छी बात कही है ना कि अगर बच्चे अभी सुधर जाएंगे 12th तक मतलब खुद से बातें करने लगेंगे। और पता है मेरी भी आदत है, जब भी मैं मतलब बचपन से ना खुद से बोलते रहती हूँ, खुद के बारे में सोचते रहती हूँ, जैसे लोग कभी कभी पागल भी सोच सकते हैं। इसे थोड़ा संभल करके एकांत में ही बात करना, मतलब वहाँ पे कोई व्यक्ति ना हो तो ही। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। इसे स्पष्ट करें, जब तक मनुष्य मौन रहता है उसके गुण और दोष छिपे रहते हैं, जैसे ही वह बोलता है उसकी सोच, आचरण और स्वभाव उजागर हो जाता है। अतः बोलने से ही मनुष्य की व्यक्तित्व की पहचान होती है और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। मतलब अगर कोई आदमी कुछ नहीं बोल रहा है ना तो आप उसके बारे में नहीं जान पाओगी कि वो कैसा है, वो बुद्धिमान है कि मूर्ख है, आपको ये भी पता नहीं चलेगा। या तो पूरा वो बुद्धिमान है या तो पूरा मूर्ख है, यहाँ पे 2 ही सवाल उठता है। और 3 व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत को भट्ट जी ने क्या कहा है, 3 व्यक्तियों की बातचीत को 3 व्यक्तियों की बातचीत को
भट्ट जी ने त्रिकोण माना है। इसमें तीनों का कानों में बात पढ़ने से भेद खुल जाता है और बात का निष्परिणाम या खटपट का रूप ले लेती है। और देखो जो वहाँ पे त्रिकोण बोला है ना, उस जगह ये भी कह सकते हैं अंगूठी की नगीने जैसी होती है, ठीक है, तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, या तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो उसे, ठीक है। और अब देखो जो रॉबिन्सन क्रूसो कौन था और उसने 16 वर्ष बाद किसका मुख देखा था? तो जो रॉबिन्सन क्रूसो एक ऐसे इंसान था जो 16 वर्ष तक कुत्ते बिल्लियों के साथ निर्जीवन वन में रहा। उसने 16 वर्ष के बाद पहली बार फ्राइडे नामक पुरुष के मुख से मानव भाषा सुनी थी, ठीक है। कुछ कारणवश उन्होंने मतलब वो जंगलों में रहते थे, शायद वो बह करके चले गए थे। मैंने भी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, मतलब अभी मुझे उतना एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, शायद ऐसा ही कुछ होगा। देखो हमारी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग दिखाया करती है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि मनुष्य का मन अत्यंत चंचल है, यह पल पल में बदलता रहता है। इसलिए लेखक मन को नियंत्रण करना, स्वयं से बातें करने, आत्मचिंता की सलाह देता है। देखो जैसे अभी मैं आप लोग को जैसे यहाँ पे मन अत्यंत चंचल का बात करी ना, तो आप लोग का जो मन होगा ना पक्का कहीं और चला गया होगा। अब मेरा भी मन फटाफट अभी चला गया था, बट मैं यहाँ पे अपने मन को कंट्रोल करी और फिर मुझे फोकस करी कि नहीं अभी आप लोग को पूरा मुझे कंप्लीट करवाना है। तो इस तरह से अपने मन को कंट्रोल करो और फिर विजय प्राप्त करो। और देखो अगर इस पे दे दिया क्या, इस चैप्टर का पूरा सारांश लिखो, तो कैसे लिखोगे? जो भी मैं बता रही हूँ सारे क्वेश्चन आंसर को जोड़ जोड़ करके बड़ा सा अच्छे से बना करके लिखना ही सारांश कहला जाए, क्योंकि इसमें तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। 100 अजान एक सुजान किसकी रचना है और यह किस विधा की रचना है? 100 अजान एक सुजान प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी की अत्यंत लोकप्रिय कृति है। यह विधा की दृष्टि से उपन्यास है, मतलब ये नॉवेल है। देखो कितना आसान है, आप लोग जो भी 50 नंबर वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में याद किए थे वो सेम यहाँ पर भी है, बस आपको इसमें दो क्वेश्चन दे दिया है, बस ये 2 नंबर का बन गया है और इसको आपको मिला करके अपने हिंदी के अनुसार आपको लिखना है कि आपकी भाषा कैसी है, बस वैसे ही होता है। अब बातचीत करने से मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप लोग बताओ। बातचीत करने से मन में जमा हुआ धुआं और मवाद मतलब कुंठा व तनाव भाव बनकर बाहर निकल जाता है। इससे मन हल्का, स्वच्छ और अत्यंत आनंदित हो जाता है। किसी पे गुस्सा आ रहा है मन में दबा करके और ये ऐसा है मन में, और जैसे वो मुंह से बोल दोगे ना तो भाई लगेगा क्या मैंने तो पूरा अच्छा काम कर दिया, शांत हो गया। बट ऐसा नहीं करना है, कभी कभी मन में कंट्रोल करना सही होता है, क्योंकि बगल वाले सामने वाले को कैसा फील होगा गुस्से, मतलब गुस्से में तो कुछ बातें बोलनी ही नहीं चाहिए, इसलिए मौन रहना चाहिए। देखो अब बालकृष्ण भट्ट जी का निधन कब हुआ था और उनकी तो प्रमुख रचनाएं बताएं। बालकृष्ण भट्ट जी का निधन 20 जुलाई 1914 को हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास है और एक यहाँ पे क्या है, रुक जाओ मैं अच्छे से दिखाती हूँ, आप लोग को दिख रहा है, इतना में दिख रहा होगा। तो 2 नंबर 1 में नूतन ब्रह्मचारी जो उपन्यास है और रसातलातल, नहीं रुक जाओ, रसातलातल, हाँ बिल्कुल मैंने सही पढ़ा है, यात्रा उपन्यास निबंध है इनका। और चलो देखो अब हम लोग यहाँ पे जो 2 नंबर वाला पूरा समाप्त हो गया है। अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर में, तो जो भी 4 नंबर या 5 नंबर में वो क्वेश्चन देता है तो हम लोग उस तौर पर चलते हैं। तो सबसे पहले 5 नंबर में हमें पॉइंट बना करके लिखना है, जिससे एग्जामिनर पर अच्छा इंपैक्ट पड़ता है कि बच्चा ना अच्छा लिखा है। और जैसे देखो अगर कोई क्वेश्चन नहीं जान रहा तो उसे पूरा बड़ा बड़ा भर करके आप लोग लिख सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से जान रहे हो तो मैं तो आप लोग को सलाह करूंगी कि पॉइंट बना करके लिखना सबसे ज्यादा बेहतर होता है। बातचीत शीर्षक निबंध का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, और आप लोग जितना अपने शब्दों में लिखोगे ना तो वही सही रहता है। आप लोग डिट्टो बुक वाला छाप दोगे तो फिर अच्छा नहीं लगता है। अगर कोई व्यक्ति अपना खुद से बना करके लिख रहा है तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। उत्तर देखते हैं। बातचीत महानिबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखी एक वैचारिक निबंध है। इसमें लेखक ने ईश्वर द्वारा दी गई वाक शक्ति का सही उपयोग करने का संदेश दिया है। अब देखो ये लिखनी है, अब हमें पॉइंट 1 नंबर देना है, हमें ना यहाँ पे रोमन संख्या में लिखनी है, ठीक है। वाक शक्ति का महत्व 1 नंबर में जानना है। यदि वाक शक्ति ना होती तो सृष्टि गूंगी होती और मनुष्य अपने मनोभाव प्रकट ना कर पाते। देखो पूरी गूंगी, अगर मुख ही नहीं रहता, कोई बोल नहीं पाता, तो फिर हमारा आगे कैसे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे देखो जानवर कैसा चुपचाप रहते हैं, जैसे वो लोग भी बोलते हैं अपनी भाषा में, खैर हम लोग नहीं समझ पाते हैं, खैर देखो सबको मिला है बोलने की क्षमता, कोई कोई देखो चुपचाप रहेगा ना तो काफी अजीब लगता है। बेन जॉनसन वो एडिसन का मत, अब हमें उनका मत बताना है, तो बोलने देखो ऐसे लिख सकते हो आप, बेन जॉनसन का जो मत है वो बोलने से रूप प्रकट होता है। जॉनसन तथा असली बातचीत सिर्फ 2 लोगों में होती है। तो देखो जॉनसन का क्या कहता है, देखो यहाँ पे है, देखो बोलने के रूप से प्रकट होती है, जॉनसन का था, तथा असली बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति में हो सकती है। किसने कहा था? एडिसन ने कहा था। कंफ्यूज मत होना, बोलते बोलते तो मेरी गला ही बैठ गई, मैं काफी जोर जोर से चिल्ला रही। देखो बनाते बनाते ना काफी मुश्किल से कि कोई गलत हो गया तो फिर से बोलना है आप लोग को, ऐसा होता है ना, तो काफी ज्यादा मुश्किल होती है। रुक जाओ मैं थोड़ा सा अपने गला ठीक करके आती हूँ। शायद मुझसे कैमरा पोज मतलब ये वीडियो पोज हो गया था, जिसकी वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा है मैंने कहाँ तक करवाया। मैं तो पूरा कंप्लीट करवा दी थी, अभी मैं नोटिस कर रही हूँ, तो मतलब मुझे लगता है यहाँ से शायद हो सकता है रुक गया होगा। तो सुख दुख का आदान प्रदान संभव नहीं होता, नहीं इस लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा यहाँ तक नहीं, मैं तो पूरा करवा दी थी लास्ट तक, मुझे फिर से करवाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से फिर से शुरू कर देती हूँ 1 नंबर से, तो आप लोग देख लेना, थोड़ा सा भगा भी सकते हो अगर आप लोग का नहीं हुआ होगा तो। देखो बातचीत यहाँ से शुरू, और मैंने ये सब देखो सब कुछ मैं करवा दी थी, अब मुझे फिर से करवाना पड़ेगा। उफ, तो आप लोग ना थोड़ा सा इसे खुद देख लेना ना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से, मैं आप लोग को देखो यहाँ से करवा रही थी, मैं फिर से करवा देती हूँ उसे। देखो ये भी मैंने पढ़ा दिया है। और देखो अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, विस्तृत व्याख्या करें। लगता है मुझे यहाँ तक मैंने करवा दिया आप लोग को। पूरी जो मुख सृष्टि मतलब पूरी गूंगी बेजुबान टाइप्स हो जाती, पूरी दुनिया बेजुबान और खामोश दिखाई देती, पशु पक्षियों की भांति मनुष्य भी असहाय पड़ा रहता, सुख दुख का आदान प्रदान संभव नहीं, लोग अपनी खुशियाँ व पीड़ा को एक दूसरे के साथ बांट नहीं पाते, मन का गुब्बार बाहर नहीं निकाल पाते। देखो मान लो आपको चोट लग गया हो, वैसे हम लोग बातचीत नहीं कर पाते, बगल वाले को चोट लगा है भाई, वो मुंह बना रहा है, हम लोग समझ नहीं पाएंगे, वो जब तक नहीं बोलेगा कि कहाँ चोट लगा है कैसा लगा है। अब हम लोग भी हो सकता है उस टाइम पे हमें बोलने की थॉट वाली भी ना हो पावर, वो कि अगर बोल नहीं सकता तो सोच भी नहीं सकता, ऐसा भी हो सकता था।
चलो, ज्ञान व संस्कृति का ठहराव। संवाद के बिना ना तो शिक्षा का प्रसार होता है और ना ही समाज का विकास होता है। तो ज्ञान देखो, हम लोग ना पढ़ने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होता, अगर हम बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, तो संवाद के बिना ना तो शिक्षा का प्रसार होता और ना ही समाज का विकास हो पाता। तो हमें कैसे शिक्षा, जैसे देखो जानवर लोग भी तो बोलते हैं पर उतना क्या विकसित है। अब क्या गाय खुद से खाना बनाती है? नहीं ना, हम लोग को देना पड़ता है। तो वो लोग अगर बोलता, कुछ करता, सोचने की क्षमता होती, वो लोग अच्छे अच्छे विचार लाते, तो पक्का वो लोग भी अभी आज तक कुछ ना कुछ तो करती रहती। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की प्रमुख विशेषताओं का विस्तृत वर्णन करें। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के विद्वानों में पाई जाने वाली बातचीत की एक कलात्मक शैली है। सुहृदय गोष्ठी, मधुर संवाद। सुहृदय गोष्ठी का अर्थ होता है मधुर संवाद। इसमें पांडित्य का अभिमान दिखाए बिना अत्यंत सरल एवं मिठास भरी शैली के में बातें बताई जाती है। देखो, तो आप कितने विद्वान हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप लोग उसे वो दिखाते नहीं हो कि मैं इतना विद्वान हूँ, मैं बस उस बातों को, शैली को अच्छे से मिठास भरी शैली में उस बातें को उजागर करना है, बताना है, ऐसा होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे 2 नंबर पॉइंट में कर्णप्रिय प्रसंग। इसमें ऐसे रोचक प्रसंगों का चुनाव होता है जो सुनने वालों के कानों में शहद घोल दे। भाई देखो, ये बात शहद घोलने की बात करते हो, कितना अच्छा है ना। मतलब कोई बुरी बात भी है, उसे अच्छे से प्रस्तुत करना, मतलब आप उसकी कमियां बता रहे हो, आप उसे अच्छे से बता रहे हो, देखो भाई उसे भी बुरा नहीं लगेगा और आपका भी काम निपट जाएगा। देखो 3 नंबर है चतुराई उद्धृतियां। अरे क्या लिखा हुआ, देखो यहाँ पे देखते हैं। इसमें से व्यंग और हास्य का ऐसा संतुलन होता है कि बातचीत सभी उबाऊ या कटु नहीं बनती। तो हमें जो बोलने की, जैसे देखो हम जो बोल रहे हैं, व्यंग और हास्य का ऐसा संतुलन, जैसे मजाक बना देना हो गया, तो उस तरह का ना संतुलन बना करके बोलना ही उबाऊ या कटु नहीं बनती है। आप लोग अच्छे से बोलना कि जैसे कि कुछ बातें हैं, आप लोग उसे संभल करके बोलो, तो वो ज़्यादा ही बेहतर रहता है। अब हमारे पास यहाँ पे है बातचीत के संबंध में एडिसन और बेन जॉनसन के विचार की समीक्षा करें। दोनों पश्चात विचारों के बातचीत से भिन्न पहलुओं को उजागर किया जाता है। ठीक है, जो उन्हें दोनों पाश्चात्य जो विचारकों के बातचीत का है ना, उनका सबको पहले देना था। देखो पहले जो है यहाँ पे बेन जॉनसन का विचार है, तो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। उनके अनुसार जब एक मनुष्य मौन रहता है तो उनके गुण दोष छिपे रहते हैं। एडिसन का विचार है असल बातचीत केवल 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। एडिसन दो याद रखना है। बेन जॉनसन वो साक्षात्कार वाली बात बोलता है, तो 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है और तभी अपना हृदय एक दूसरे के साथ सामने खोलते हैं। और तीसरा आते ही औपचारिक हो जाती है और अंगूठी की नगीने जैसी हो जाती है। अब हमारे पास लगता है कि अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, हमें सारा कंप्लीट करना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है बच्चों, मैं आप लोग बता देती हूँ। ठीक है, सप्रसंग व्याख्या करें। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ये सच है, इसे आप लोग को व्याख्या करनी है। चलो मैं व्याख्या करके दिखाती हूँ यहाँ पे उत्तर में। प्रश्न, यह पंक्ति बालकृष्ण भट्ट रचित निबंध बातचीत से उद्धृत है। ठीक है, व्याख्या आप लोग को इसे बड़े में पूरा करना है। ठीक है, लेखक कहते हैं कि मुख से निकले शब्द ही मनुष्य की चरित्र की कुंजी है। व्यक्ति जब तक शांत बैठता है तब तक हम उसके विद्वान या मूर्ख होने का अनुमान नहीं लगा सकते। जैसे कि मैंने पहले बताया था, बोलने पर ही उसकी सोच, संस्कार और आंतरिक नियत सामने आती है कि उसकी नियत कैसी है। भाई बोलने से ही पता चल जाता है सब कुछ। सप्रसंग व्याख्या हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाती है। वो प्रपंच मान संसार का बड़ा भारी आईना है। तो प्रसंग देखो, हमें प्रसंग लिखना है और लिखना है। यह कथन निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी का है। व्याख्या, हमारा मन अत्यंत चंचल है, इसमें क्षण प्रति क्षण नए नए विचार पैदा होते हैं। मैं थोड़ा सा, मेरी आंखों पे असर हो रहा है, मैं काफ़ी देर से स्क्रीन पे बैठी हुई है ना, मतलब स्क्रीन मेरी आंखों पे लग रही है, तो देखो मैं अभी कंट्रोल नहीं कर पा रही, मेरे आई में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो देखो व्याख्या, हमारा मन अत्यंत चंचल है, इसमें क्षण प्रतिक्षण नए नए विचार पैदा होते हैं। मन रूपी आईना से हम संसार का जैसा रूप देखना चाहते हैं, अच्छा या बुरा वैसा ही दिखाई देता है। अंततः हम अपने मन पर नियंत्रण पाकर स्वयं से बात करना ही सबसे श्रेष्ठ है। अगर आप जैसे किस्म के व्यक्ति हो, आपको सबको वैसे किस्म की नजर आएंगे और कभी कभी यहाँ लगेगा कि सब कोई गलत है, मैं ही सही हूँ, ऐसा फील आना, ये सब नॉर्मल हो रखा है क्योंकि सभी के व्यक्ति में आ जाता है। देखो, मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है, इससे वह नवीन संसार की रचना कैसे करता है। तो बातचीत का सबसे उत्तम तरीका आत्म वार्तालाप, अवाक होकर के अपने आप से बात करना है। क्रोध पर नियंत्रण, जब मनुष्य स्वयं से बात करता है तो वह किसी को कठोर शब्द बोलकर दुख नहीं करता। क्रोध पर जब मनुष्य स्वयं से बात करता है तो वह किसी को कठोर शब्द बोलकर दुख नहीं करता। अगर आप स्वयं से जब बात करोगे ना, तो आप देखना धीरे धीरे आपके अंदर वो कमियां कम हो जाएगी, मतलब खामियां कम दिखेगी कि आप दूसरे को कठोर वचन बोल रहे हो। वैसे तो अभी कठोर वचन मैं भी बोल देती हूँ क्योंकि मैं अभी अपने अच्छे से काम नहीं कर रही हूँ अपने ऊपर। तो आत्मनिरीक्षण, व्यक्ति अपनी गलतियां को पहचानता है और चरित्र सुधार करता है। नवीन संसार, शत्रुता और आत्मनिरीक्षण, जो व्यक्ति है अपनी गलतियों को पहचानता है और चरित्र सुधार करता है। अपनी गलतियों को पहचानना है, यहाँ पे महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। आप लोग अपनी गलतियां खुद पहचान लो तो ये काफी अच्छा रहेगा। नवीन संचार, शत्रुता और वैमनस्य समाप्त हो जाती है, वैमनस्य समाप्त हो जाती है तथा व्यक्ति आंतरिक शांति व नए आनंदमयी संसार का निर्माण करता है। ये सब आप लोग चाहो तो नोट भी कर सकते हो कॉपी में, जैसे आप लोग मतलब 2-3 बार रिवाइज कर सकते हो, नहीं तो अभी आप लोग खुद बना के भी लिख सकते हो। पर हाँ, प्रैक्टिस कर लेना, ये नहीं कि डायरेक्ट एग्जाम में आप लोग को अपना भाग आजमाना है कि आप लोग लिखे नहीं हो, कुछ भी नहीं किया, जाकर डायरेक्ट एग्जाम में करना है। निबंधकार बालकृष्ण भट्ट का साहित्यिक परिचय एवं उनकी प्रमुख कृतियां दें। अभी हमें बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में बताना पड़ेगा, मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ, मुझे काफी बोर फील हो रहा है, मैं ठीक करती हूँ। तो बालकृष्ण भट्ट जो 1844 से 1914 तक भारत हिंदू युग के अग्रणी निबंधकार व पत्रकार थे। ठीक है, वो क्या थे, वो निबंधकार और पत्रकार थे।
अग्रगण्य निबंधकार वो पत्रकार थे। पत्रिका संपादन हिंदी प्रतिदिन संपादन 33 वर्ष तक, मतलब उन्होंने ईयर्स तक निरंतर संपादन किया था। और प्रमुख उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी, शौ आदान, एक सुजान, रहस्य कथा, गुप्त बैरी, ठीक है, ये सब है इनका। ये सब आप लोग नोट कर लो क्योंकि ना भूल जाते हैं, क्योंकि काफी सारे कवि है ना, एक कवि तो थोड़ी ना है, आप सबका याद करना पड़ता है। और प्रमुख नाटक पद्मावती, कृता जुर्ण्य, वाणी संहार, बाल विवाह। आचार्य शुक्ल ने इन्हें हिंदी गद्य का स्टिल कहा है। किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने हिंदी गद्य का स्टिल कहा है। 2, 3 और 4 लोगों के बीच होने वाली बातचीत में क्या अंतर है? तो लोगों की संख्या के आधार पर बातचीत का स्वरूप बदल जाता है। हमें यहाँ पे बताना है 2, 3 और 4 के लोगों। पहले हमें लिखना है दो व्यक्तियों में, तो 2 पर्सन यहाँ पे है। यह असली बातचीत है जहाँ निष्कपट होकर अपने विचार साझा करते हैं। ऐसा ना मेरे साथ हुआ, मैं अपनी फ्रेंड से बात करी जैसे हो रहा है, तो वो अपने बारे में बता रही थी, मैं अपने बारे में, मतलब काफ़ी ज़्यादा सीरियस मुद्दा चल रहा था और काफ़ी इंपॉर्टेंट। वही जैसे तीसरा व्यक्ति आ गया तो हमें लगने लगा भाई हम लोग बात नहीं कर सकते, ऐसा मतलब पूरा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। जब 2 व्यक्ति हैं तो भाई सही है तब तक। अब 3 लोगों के बीच बात करना, 3 पर्सन के बाद, ठीक है। तो यह त्रिकोण बन जाता है। त्रिकोण ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, ये बोल रहा है, घूमते घूमते त्रिकोण बन जाता है, जिसमें भेद खोलने का डर और खटपट की संभावना रहती है। बिल्कुल सटीक बात बोला गया इसमें। देखो हमें भेद अगर अरे हम इसे बता, जैसे हम दोनों ठीक है, हम दोनों किसी को नहीं बताएंगे, ये सुन लिया, अगर ये व्यक्ति किसी और चौथे व्यक्ति को बता दिया तो हमें डर लगी रहती है। और 4 या अधिक लोगों, 4 पीपल्स जो है, पर्सन्स हैं, ठीक है, यह केवल राम रमोहल मतलब दिखावे के गपशप बन जाता है। ऐसे नॉर्मल, हाँ ऐसे क्लासेस में देखना, 4-5 लोग बैठे हुए तो नॉर्मल बातचीत हो जाती है, गपशप कह सकते हो, इसका नाम दे सकते हो आप लोग। अब यहाँ पे है वृद्धों, युवाओं एवं स्त्रियों की बातचीत में क्या अंतर पाएगा, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। और इसे आप लोग को लिखना पड़ेगा, बना करके लिखना पड़ेगा, इसे बड़ा करके लिखना पड़ेगा कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, ठीक है। बड़ा मैं स्क्रीन कर रही हूँ, मतलब आप लोग को बड़ा चढ़ा करके बातें लिखनी पड़ेगी जिससे अच्छा सा इंप्रेशन बने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भट्ट जी के अनुसार भिन्न भिन्न वर्गों की बातचीत का मिजाज अलग होता है। देखो छोटे बच्चे में देखोगे ना, अरे ये मेरे को ये टॉय पसंद है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये खाना पसंद है, नॉर्मल बातें हो जाती हैं। और बूढ़ों की बातचीत, चलो यहाँ पे जानते हैं। जमाने की शिकायतें अपने पुराने जमाने की तारीफ और नसों जोड़े के दर्द पर केंद्रित रहती है। देखो बूढ़े व्यक्ति जो हो गया ना, उनको अरे भाई मेरे कमर में दर्द बहुत ज़्यादा है, घुटने में दर्द पड़ा, हाँ मेरे को भी बहुत दर्द है। पता है जब मैं जवान था ना तो मेरे मतलब इतने मेरे फैन फॉलोवर्स थे भाई, सबको मेरे पीछे आगे रहते थे। क्या मैंने एक बार आवाज़ करके बोल दिया कि वो काम करना है तो भाई करना है, ऐसा मेरा था, मेरा मिजाज एकदम गर्म रहता था, मैं तो ऐसा था पूरे देखोगे। और काफ़ी अच्छा लगता है मतलब सुन करके। जो बुजुर्ग व्यक्ति के साथ आप लोग बैठ करके देखना, उनकी बातचीत थोड़ा सा समझा करो अच्छे से। आपके घर में दादा दादी हो तो उनसे बात करो, उनसे समझो कि वो कैसे बोल रहे हैं, थोड़े से